मैं हूँ विपिन यादव। हर दिन के बाद ही आज मैं आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं आज जो कार्यक्रम है वो लाइव है, यानी कि फ़ोन इन सजीव कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आप विषय से जुड़े हुए आपके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर जो हैं वो हैं 0755260049 और 1800233040, ये टोल फ्री नंबर है। तो इन पे आप फ़ोन लगा सकते हैं और विषय से जुड़ा हुआ आपका सवाल भी पूछ सकते हैं। अब हमारे विषय को अगर हम जानें तो हमारा विषय है आज का रवि अदान व्यवस्था। जी हाँ, इस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं चर्चा करने के लिए श्री BL विलैया जी, जो कि संयुक्त संचालक हैं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग संभाग भोपाल से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारा जो विषय है आज रवि अदान व्यवस्था, तो बहुत सारे किसान भाई इस विषय से शायद कहीं ना कहीं थोड़ा से वंचित होंगे। तो ये इस विषय का महत्व क्या है? आपने बहुत अच्छी बात और सही समय में की है जी। और ये आदान सामग्री यदि सही समय में और सही आदान सामग्री मिल जाती है किसानों को, तो उत्पादन जो है 10 से 15% इन्हीं चीज़ों पे निर्भर करता है। आदान सामग्री का मतलब ये है कि रबी जो हमारी रबी की आने वाली फसलों की बोनी होनी है, उनमें जो सामग्रियाँ हैं, चाहे हम बीज की बात करें, खाद की बात करें, बीजोपचार दवा की बात करें, या अन्य जो भी सामग्रियाँ लगती है, उनकी व्यवस्था अभी से करना आदान व्यवस्था के तहत आता है। चलिए, तो सर ये तो आपने क्लियर कर दिया किस तरीके से ये जो विषय है इसका महत्व है। जी। अब एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो रबी फसलें हैं वर्तमान में प्रदेश में, रबी फसलें अभी अब जैसे किसान भाई तैयार होने वाले हैं, तो कौन कौन सी फसलें हैं जो किसान भाई लगा सकते हैं या लगाते हैं? सबसे ज़्यादा और हमारा प्रदेश भी उत्पादन में पहला नंबर है, वो है गेहूँ। बिल्कुल। और गेहूँ के बाद दूसरी फसल आती है चना, और चना के अलावा भी मसूर है, अलसी है, सरसों है, मटर है, और कहीं कहीं जौ भी बोई जाती है। बिल्कुल जी, ये मुख्य फसलें हैं रबी की। जी। तो इस तरीके से हम जो है हमारी फसलों को हम लगा सकते हैं। किसान भाई, आप जानते हैं बहुत सारी फसलें हमारे पास, विकल्प अब बहुत सारे हो चुके हैं। तो अब जैसे कि आज का विषय जो है वो रवि अदान व्यवस्था, सर ने बताया किस तरीके का विषय है और इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमने जाना है। सर, इन जो फसलों में अगर हम जाने तो कौन कौन सी अदान सामग्री हैं जिनकी हमें व्यवस्था करना है या जो आवश्यकता हमें आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो हमें बीज की व्यवस्था, जी। बीज की व्यवस्था करनी है। बीज में भूमि के अनुसार और हमारी सिंचाई व्यवस्था के अनुसार, और कहाँ से कौन सा बीज, बीज के लिए यदि बीज लेना है तो वो कौन सा बीज रहेगा। तो ये अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं, ब्रीडर सीड है, आधार बीज है, प्रमाणित बीज है, ये बीजों के अलग अलग वैरायटी है। और इनके बाद हम जो किस लिए बोना चाह रहे हैं, ये इनको देख के हमको बीज की व्यवस्था करनी पड़ती है। और जहाँ हम बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए बोना आदान व्यवस्था की इंतजाम करना चाह रहे हैं, तो ब्रीडर सीड जो है वो यूनिवर्सिटी के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, और उसका एलोकेशन, अलॉटमेंट अभी से प्रारंभ हो गए हैं। अतः किसान बंधु अभी से यदि वो ब्रीडर सीड लेना चाहते हैं तो अपनी मांग नज़दीकी क्षेत्र जिला स्तर पे या यूनिवर्सिटी से कर लें, नहीं अन्यथा फिर बीज मिलेगा नहीं। उसके बाद अन्य आदान बीजों का है, वो किस क्षेत्र से कहाँ से लेना चाहता है, तो अपनी मांग किस्मवार, फसलवार अभी से कर देंगे तो वो भंडारण में या उपलब्ध कराने में कठिनाई नहीं हो। जी। तो कठिनाई नहीं होगी। तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, क्योंकि समय से अगर कोई कार्य होता है तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। हमारे किसान भाइयों को भी इस बात का ध्यान रखना है। रबी सीजन का जो आगमन होने वाला है, इसमें हमें कब, कैसे, किन किन चीज़ों की व्यवस्था करना है, इस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो जैसे हम जो प्रमुख आदान है वो है बीज हो गया, उर्वरक हो गया, या फिर आपके अन्य जो स्वरूप में हमें प्राप्त करना है, वो इन सब चीज़ों से हमें देखना है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंदकिशोर मिश्रा जी, जो कि बाराबांकी से हैं। सर, स्वागत है आपका।
नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बारांकी से। सर मैं जानना ये चाहता हूँ जी। कि आदान जो रबी का आदान व्यवस्था है, इसमें छोटे किसान मझोले किसान किस प्रकार से इसका लाभ ले सके। दूसरी चीज, मान लीजिए मैं बोना आलू चाहता हूँ और मौसम खराब हो गया, मेरे खेत में पानी भर गया, समय से मैं आलू नहीं बो पा रहा हूँ। अब हम गेहूं तो बोएंगे तो उस समय जो सामग्री लेकर के रखेंगे तो वो तो हमारी खराब हो जाएगी, फिर उसको पैसे वापस करेंगे, कैसा हमारा पैसा रिटर्न होगा। सर सुनाई दिया आपको प्रश्न? किसान थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि वो बोनी जो है हाँ। वो किस प्रकार से करें ताकि जो बोने के बाद उनको पानी गिरने से या अन्य चीज़ों से जो हानि होती है वो हानि से बचा जा सके। तो इसके लिए भी अभी से किसान को प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है कि कम से कम वो उसका क्षेत्र ढलान की तरफ है जहाँ पानी भर जाता है या कहीं अन्य कारणों से फसल को क्षति होती है, तो बोनी की विधि कौन सी हो, वो रेस बेड जो है, रिजेंट फरो है, ये मेथड से यदि बोएंगे तो पानी कम गिरे या ज़्यादा गिरे या कम पानी में भी अच्छी फसल हो सकती है। दूसरा, किसान बंधु ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी जो बोनी है वो अलग अलग समय में है, तो किस्मों का चयन जो है, जल्दी पकने वाली, देर से पकने वाली या लेट पकने वाली, इस प्रकार से वो किस्मों के आधार पे बीज की मांग करेंगे, आदान व्यवस्था की मांग करेंगे कि हमें जो है लेट बोनी करनी है, कौन सी किस्म चाहिए गेहूं की। तो ये इस प्रकार से अलग अलग व्यवस्थाएं मांग के अनुसार। जी। अब आदान व्यवस्था जो है, किसान अभी से अपनी मांग करेंगे कि मुझे धान वाला खेत है और धान में मुझे लेट बोना है, दिसंबर तक बोनी जी। है, तो उसके लिए कौन सी किस्म उपयुक्त होगी और हमें कहाँ से मिलेगी और कहाँ से किसान लेना चाहता है, तो ये अपनी मांग करेंगे तो निश्चित है कि बीज की व्यवस्था या आदान की व्यवस्था कराने में बहुत ही सुविधा होगी। बिल्कुल सुविधा होगी। तो ये जो उत्तर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मिला होगा आपको सटीक उत्तर। वैसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वाकई में। अगर समय से अगर हम हमारी फसलों को अगर देख लें, अगर हमारे व्यवस्थाएं हैं उन्हें पहले से बना लें, तो निश्चित रूप से हमें ये जो फ़ायदा है वो हमें पहुंचेगा। सर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि आदान सामग्रियां हैं, उनकी व्यवस्था अगर हम देखें तो शुरू से किस प्रकार हमें करना चाहिए, हमारे किसान भाई को किस प्रकार से पूरी व्यवस्था की एक सूची बनाना चाहिए, शुरुआत कैसे करना चाहिए और पूरा क्रमबद्ध हम किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को इसको देखना चाहिए? जहाँ किसान जो है छोटे किसान हैं और वो मिनी किट के रूप में बीज लेना चाहते हैं, तो अभी जिला स्तर पे सरसों के मिनी किट जो है वो पहुंच गए हैं और जिला स्तर से इसका वितरण अभी चालू हो गए हैं। तो सरसों के मिनी किट, इसके साथ साथ मसूर के भी मिनी किट के रूप में बीज का वितरण ये निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसके अलावा जो किसान बड़े किसान हैं, ज़्यादा मात्रा में कोई बीज लेना चाहते हैं, आधार बीज लेना चाहते हैं, तो हमारे फार्म है, प्रक्षेत्र हैं, वहाँ ब्रीडर से फाउंडेशन सीड जो है वो उत्पादित है और वो फार्म से सीधे भी ले सकते हैं या हमारे कृषि अधिकारियों के माध्यम से भी अपनी मांग को रखकर प्राप्त कर सकते हैं। तो आधार बीज वहाँ से भी मिल सकता है। इसके अलावा यदि कोई अच्छा किसान है और नई किस्मों को उत्पादन करना चाहता है या डिमोन्स्ट्रेशन के रूप में बोना चाहता है, तो वो प्रदर्शन के रूप में भी विभाग से बीज की व्यवस्था और अन्य सामग्रियों की व्यवस्था के बारे में चर्चा करके अपनी बुआई कर सकते हैं। तो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से भी किसानों को आदान सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। बिल्कुल, ये विभागीय योजनाओं की बार बार चर्चा हो रही है, विभाग से किस तरीके से हमें करना है, तो विभागीय योजनाओं की ही बात कर लेते हैं सर। विभागीय योजनाओं जो द्वारा जो हमें कृषि यंत्र मिलते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे महत्वपूर्ण आदान में शामिल हो जाते हैं, हमारी शुरुआत में शामिल हो जाते हैं। तो कृषि यंत्र किस तरीके से हमारे विभागीय योजनाओं से हम प्राप्त कर सकते हैं सर? कृषि यंत्रों को तो जो है ऑनलाइन डीबीटी हो गए तो ऑनलाइन आवेदन होते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो है अलग अलग डेटों में लॉटरी खुलती है और उसके बाद किसानों का चयन होता है। तो यंत्र अभी यदि किसान कहीं उनके पास है नहीं है और वो खरीदना भी नहीं चाहते हैं और बुआई के लिए यंत्रों का हम लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो बीज बुआई की जो यंत्र हैं हमारे जी, तो वो यंत्रों को ले सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर भी हमारे प्रदेश में काफ़ी
खुले हुए हैं। इसके अलावा फार्मों में भी हमारे कृषि यंत्र रखे हुए हैं, तो किसान जो है स्वयं का खरीद सकता है या फिर किराए पे भी यंत्रों को लेके बोनी का कार्य कर सकता है। ये भी सुविधाएं उपलब्ध है। सर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कस्टम हायरिंग केंद्र अभी विगत कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा मुनाफा भी मिल रहा है इसमें। जी। तो इस पे अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें कि बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो वंचित रह जाते हैं इन सब चीज़ों से, शायद उन्हें पता भी नहीं होता है। तो इस पे क्या हम आप किसानों को कहना चाहेंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? जी, जिला स्तर पे सूची उपलब्ध है और हम सूची भी हर एक पंचायत तक पहुँचे ये व्यवस्था कराएंगे। इसमें ये है कि चूँकि जो यंत्र है उसकी मांग किसान एक साथ सभी कर लेते हैं और उसमें फिर जो है वो पहुँचाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसको दूर करने के लिए प्रथम आए प्रथम पाए, किसान अपना पंजीयन अभी से करा लें कि हमको ये यंत्र इस तारीख को चाहिए, तो वो उस प्रकार से यंत्रों की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। मुख्य रूप से सर कौन कौन से यंत्र हैं? एक तो बोनी में चले हम तो सीड ड्रिल वगैरह अभी बोनी में सीड ड्रिल की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ जीरो टिलेज जहाँ धान वाला क्षेत्र है और वो सीधे बगैर खेत की तैयारी किए सीधी बोनी कराना चाहते हैं तो जीरो टिलेज सीड ड्रिल भी उपलब्ध है, उससे भी बोनी करा सकते हैं। ट्रैक्टर वगैरह की व्यवस्था है। और ये कस्टम हायरिंग सेंटर दो प्रकार के हैं, एक तो निजी क्षेत्र में और दूसरा जो है हमारे फार्मों में भी उपलब्ध है। बिल्कुल। तो ये अधिक जानकारी जो है रोटावेटर है या अन्य जो भी किसान अपनी मांग के अनुसार जो यंत्रों की आवश्यकता है वो ले जाना चाहता है तो वहाँ से ले जा सकता है। बिल्कुल। तो ये वाकई में वास्तव में अब बहुत सारे किसान भाइयों से हम फील्ड पे मिलते हैं, खेतों पे मिलते हैं, जाके देखते हैं तो बहुत प्रसन्न रहते हैं कि यार इस तरीके की चीज़ों, क्योंकि सबके बस की चीज़ नहीं होती है। महंगे महंगे अगर कृषि यंत्र होते हैं तो वो खरीद नहीं पाते हैं। बहुत सारे किसान भाई, छोटे किसान भाई हैं, मध्यम जो किसान भाई हैं, तो उन्हें इसके माध्यम से कहीं ना कहीं मुनाफा या कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। एक और चीज़ है सर, जैसे कि बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो खुद खरीदना चाहते हैं। अब जैसे आपने कहा कि समय वैसा नहीं हो पाता है कि एक साथ ही सभी की मांग होती है, तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं हम खरीद लें। तो इस खरीदने में अनुदान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। तो आप अनुदान किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, किसान भाई वो जानना चाहते हैं सर। सबसे पहले तो किसान को जो है कृषि यंत्र, चाहे वो सिंचाई के हो या कृषि यंत्र बुआई के हो, सभी यंत्रों के लिए जो है पोर्टल खुलता है, उसमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो है वो यदि लक्ष्य से ज़्यादा किसान के आवेदन प्राप्त होते हैं तो वो आवेदनों को लॉटरी के माध्यम से जितने लक्ष्य हैं वो उनका सिलेक्शन होता है, चयन होता है। चयन होने के बाद स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति देने के बाद किसान अपने यंत्र को उठाते हैं और यंत्र के उठाने के बाद बिल वाउचर जो है वो देने के बाद किसान के खाते में सीधे सीधे अनुदान की राशि जाती है। डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में ही राशि जाती है। चलिए, तो ये थोड़ी सी और अभी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी जी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों।
और जैसे कि आप जानते हैं आज हम बात कर रहे हैं रबी अदान व्यवस्था के बारे में, और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री BL बिलैया जी, जो कि संयुक्त संचालक हैं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग संभाग भोपाल से। और किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आज लाइव प्रोग्राम है, तो आपके फ़ोन भी हम लोग यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं और आपके सवाल जो है वो हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, 0755 266 0049। टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। ये हमारे फ़ोन नंबर हैं, इन पर फ़ोन आप लगा सकते हैं और विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं वो हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अनुदान की। आप थोड़ी सी चर्चा और बाकी रह गई उस पर, क्योंकि अनुदान एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे आज के वर्तमान के कृषि कामों में, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो हमारे किसान भाई अनुदान के माध्यम से ही खरीदते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होता है इसमें। तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं टास्क रहता है कि हमारे किसान भाइयों को कब ऐसा अनुदान का जो विज्ञप्ति है वो निकलती है या हम उन्हें पता कैसे चलता है, ये भी एक देखने वाली बात होती है। सर जी, हमारे कृषि विस्तार अधिकारी और अन्य के माध्यम से जैसे खरीफ की बोनी चालू होती है तभी से कृषि यंत्रों का पोर्टल चालू हो जाता है, और फिर जो लक्ष्य से यदि कम रह जाते हैं तो रबी के लिए भी उसी प्रकार से पोर्टल खुलता है, और पोर्टल की डेट जो है सीमा रहती है, उन्हीं तारीखों में पोर्टल खोला जाता है। और इसका जो है हमारे डीलर रहते हैं, अन्य लोग रहते हैं, तो सतत संपर्क में रहते हैं, और कम समय में हमने देख रहे हैं जब से ये पोर्टल की सुविधा हुई है कि बहुत कम समय में ही लक्ष्य से कम 3 गुना 4 गुना आवेदन आ जाते हैं। तो इससे ये है कि जो पोर्टल खुलने की सूचना है वो सभी तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो ये पारदर्शिता जब से आई है तो ये ऑनलाइन में बहुत बढ़िया किसान भाइयों को सीधा जो फ़ायदा है वो मिल रहा है। एक चीज़ है, बस आप सीधे डीलर से जुड़े रहें, आप कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क में बने रहें, तो आपको इस जो व्यवस्था है इससे आप ज़रूर लाभान्वित रहेंगे। सर, कृषि अदानों की हम बात कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण अंग है वो है उर्वरक जी। तो इसमें हमारे किसान भाइयों को उर्वरक कैसे प्राप्त करें, कब व्यवस्था करें, ये भी क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु है जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? बीज के बाद कोई बहुत महत्वपूर्ण आदान व्यवस्था है तो उर्वरक, और बहुत से उर्वरक ऐसे हैं जो बोनी के समय ही उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट और DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास। इन खादों की जो आवश्यकता होती है वो बोनी के समय ही होती है। हम लोगों ने रबी के लिए अभी से अग्रिम भंडारण कार्यक्रम चालू कर दिया है, और खाद की व्यवस्था जो है, यूरिया कहें, DAP कहें, म्यूरेट ऑफ पोटास कहें या SSP कहें, और कॉम्प्लेक्स खाद भी की रैकें भी धीरे धीरे जिलों में पहुंच रही है। जिले में जो वितरण केंद्र होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो निजी जो हमारे डीलर हैं, और दूसरा जो है वो सहकारी में विपणन संघ है, MP एग्रो के कुछ सेंटर हैं। इसके अलावा जितनी सोसाइटी है हमारी, उस सेवा सहकारी समितियों में भी अभी से भंडारण चालू करा दिए गए हैं। अब किसानों से ये है कि जिन किसानों को खाद जो है वो अर्ली मतलब असिंचित क्षेत्र है, सबसे पहले बोनी असिंचित क्षेत्रों में होती है, चाहे वो गेहूं असिंचित की बात कर लें, चना की बात कर लें, बटरा की बात कर लें, मसूर की बात कर लें, या राई, सरसों, तोरिया की भी बोनी। जैसे ही अपन कहते हैं कि नारियल का तेल हल्का सा जमने लगता है और जो टेम्परेचर है कम होने लगता है, तो हाँ, वो बोनी के लिए या जर्मिनेशन के लिए हमारी रबी की फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो किसान भंडारण चालू कर देते हैं। तो किसानों से यही है कि अभी से यदि सोसाइटी में जगह की उपलब्धता जो है वो अभी से खाली होते जाएगा जगह, चाहे हमारे डबल लाख केंद्र हो, चाहे सिंगल लाख केंद्र हो, चाहे प्राइवेट डीलर की गोदाम हो, वो यदि खाली होने लगेंगे तो निश्चित है कि लगातार खाद वहाँ पे भंडारण होते जाएंगे। अभी हमारे सभी जिलों में खाद की मात्रा जो है वो भंडारण का कार्य चालू हो गए हैं। किसानों की मांग के अनुसार खाद पहुंच रही है। किसान बंधु भी समिति के माध्यम से या प्राइवेट डीलर के माध्यम से या डबल लाख केंद्र से भी सीधा लेना चाहते हैं तो खाद को ले सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहन सिंह जी हैं, रायसेन से हैं। जी। जी मोहन जी, बताएं आपका सवाल। मोहन सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए, प्रश्न हेलो। पूछिए आपका। हाँ जी। सर, मुझे अनुदान राशि के बारे में जानना था, ये कब तक आएगी अपने बैंक खाते में? कौन से यंत्र की? ये कस्टम हायरिंग जो हुआ है उस पे। जी हाँ, सर, कस्टम हायरिंग के जो अपने यंत्र है, जिसमें 7 कंपलसरी यंत्र, ट्रैक्टर है, रोटर है। हाँ, ट्रैक्टर के साथ 9 यंत्र 10 यंत्र आपने अपनी मांग के अनुसार लिए होंगे। तो वो यंत्रों का जो है अभी लॉटरी के माध्यम से आपको स्वीकृति आदेश मिल गया है, और स्वीकृति आदेश के बाद आप बिल वाउचर जो है वो अपलोड कराएं, ये जल्दी से जल्दी जो है वो आपके खाते में जाएगी राशि। चलिए, तो मोहन जी की जी। जो हाँ, समस्या है वो सॉल्व हो गई होगी। जी जी जी। तो सर, इसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे हमने उर्वरक की बात की, एक महत्वपूर्ण चीज़ है और है बीज की। तो बीज की हमने बात की थी, लेकिन कौन कौन से बीज जो है जो हमें पहले इकट्ठे करना है? जैसे बहुत सारे किसान भाई जो प्राथमिकता से अगर कहें कि बहुत जल्दी बोते हैं, गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं, और भी अन्य फसलें हैं जो बोते हैं, तो क्या उन्हें प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए? और वो प्रमाणित बीज हमारे विभागीय रूप से हम कहाँ से ले सकते हैं सर? जी, नहीं, किसान बंधुओं को ये सलाह दी जाती है कि हर साल प्रमाणित बीज बोने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसान के पास स्वयं का भी बीज है तो वो 3 साल में बदले बीज, हर साल बदलते हैं तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है। और यदि वो किसान ने प्रमाणित बीज लिया है और उसको बीज बना के रखा है और अच्छा बीज है, ग्रेडिंग करा लें। ग्रेडिंग के अलग अलग जगह व्यवस्था भी होती है, कहीं हमारे प्रक्षेत्र है वहाँ पे भी ग्रेडिंग कराने का काम करा सकते हैं। और जर्मिनेशन टेस्ट करा लें। यदि अंकुरण अच्छा है, बीज अच्छा है, घर का बीज है, ग्रेडिंग है, तो उसको करा लें। और यदि वो बीज प्रमाणित बीज लेना चाहते हैं समिति के माध्यम से या बीज निगम के माध्यम से, विभाग के माध्यम से या हमारे प्रक्षेत्रों के माध्यम से, तो इन माध्यमों से भी वो बीज की अभी से मांग कर लें। बीज की मांग अभी से करने से भंडारण में दिक्कत नहीं होती है। अन्यथा बोनी के समय यदि कोई किस्म मांगी जाती है या बीज मांगा जाता है तो अन्य जिलों से लाने में या भंडारण कराने में विलम्ब होता है, और जिससे किसान को बोनी में भी विलम्ब होगा। और विलम्ब, समय पे बोनी, समय पे खेती बहुत ही जरूरी है। हमारे एक कॉलर फिर जुड़ चुके हैं। जी, मैं जी, सर जी। थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, ऐश्वर्या हैं, हैदराबाद से हैं। जी पूछिए आपका प्रश्न। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी मैं बताएं। ये पूछना चाह रही थी कि हम धान बोना चाहते हैं, जी। तो यदि हमें अच्छे और बुरे बीज में मतलब पहचान की जाए तो वो कैसे की जाए, और इसके लिए खाद क्या क्या हम दे सकते हैं अच्छी फसल के लिए? वहाँ धान होता है इस जी। समय। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ खरीफ में भी, रबी में भी और इवन समर में भी धान की खेती की जाती है। हमारे देश की, जहाँ हाँ, हाँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन इस प्रकार का है। बिल्कुल। और कुछ क्षेत्र अपने मध्य प्रदेश का भी बालाघाट क्षेत्र ऐसा है, वहाँ गर्मी में भी धान की खेती होती है। अच्छा। तो धान के लिए तो अभी जो है वो नर्सरी लगाना पड़ेगा। नर्सरी के बाद जो है रुपाई का कार्य, और रुपाई में भी हम देखते हैं कि NPK वगैरह डालने से एक खाद ना डाल के कॉम्प्लेक्स को भी उपयोग करते हैं, तो निश्चित है कि अच्छा उत्पादन मिलता है। वैसे ऐश्वर्या जी को प्राथमिकता से मैं तो ये कहना चाहूंगा सर कि वो धान की जगह फसल परिवर्तन करें। हाँ, और साथ में वो नजदीक के जो कृषि विभाग है वहां पर संपर्क करें, क्योंकि आपके क्षेत्र के अनुसार ही आपको सही जो सलाह है वो दे सकेंगे। जी। ये पर धान में भी जो है अभी जो है कटाई होगी, उसके बाद जो अलग अलग क्षेत्र में जो है वो माह के हिसाब से रोपाई का काम चालू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं वो टेम्परेचर जो 27 से थोड़ा सा एबो बढ़े तो उसकी जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत सुटेबल होता है। और दूसरा फिर रुपाई का भी अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि बहुत कम क्षेत्र में इस प्रकार से
धान की खेती रबी में की जाती है। रबी में मक्का का जरूर है, उस क्षेत्र में मक्का का एरिया काफ़ी कुछ बढ़ रहा है जी। तो इसमें भी की जा सकती है। चलिए जी। तो हमारे क्रम में आगे बढ़ते हुए सर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो है सिंचाई के कृषि यंत्र। जी। सिंचाई के यंत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और मैं देख रहा हूँ विगत कुछ वर्षों से हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी पे भी ये उपलब्ध हो रहे हैं। जी। जैसे स्प्रिंकलर है और भी बहुत सारे यंत्र जो सिंचाई के यंत्र हैं, मोटर सबमर्सिबल पंप हुए या फिर आजकल तो सोलर भी चल रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को ये व्यवस्था जो है वो किस प्रकार प्राप्त होगी? बहुत अच्छी बात है। जिन किसानों के भाइयों के पास सिंचाई के साधन नहीं है और वो यदि मोटर पंप लगाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत उनको मोटर पंप पे भी अनुदान है और ये 0 से 10 HP तक की कोई भी मोटर किसान जो है अपनी मनपसंद के अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकता है। इसमें 10,000 का राशि सीधे सीधे किसान के खाते में जाती है और इसके अलावा भी सिंचाई साधन यदि स्वयं का भी बनाना चाहते हैं तो बलराम तालाब भी चालू हो गए हैं। बलराम तालाब पे भी 2 लाख तक का अनुदान जो है वो अलग अलग इसमें जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें 50% लेके 1 लाख में अनुदान मिल जाता है। 1 लाख किसान को लगाना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारे किसान बंधु हैं वो SC ST वर्ग के हैं और वो ट्यूबवेल वगैरह खुदाना चाहते हैं तो ट्यूबवेल पे भी अनुदान है। 25,000 खुदाई पे है और 15,000 मोटर पे भी है। तो इस प्रकार से स्वयं का सिंचाई साधन यदि बनाना चाहते हैं और रबी के लिए फसल परिवर्तन के लिए पानी के आधार पे ही फसलों और किस्मों का चयन होता है तो किसान अपनी ये सुविधा को ले सकते हैं। इसके अलावा यदि किसान बंधुओं को स्प्रिंकलर की आवश्यकता है या पाइपलाइन की आवश्यकता है तो इनके भी अनुदान है और वो ऑनलाइन आवेदन के तहत यदि आवेदन किए हों तो बहुत जल्दी इसकी लॉटरी वगैरह खुलेंगी और उसके माध्यम से किसान को इसका लाभ मिलेगा। चलिए, तो ये जो तमाम जो बातें थी बहुत महत्वपूर्ण थी और सर आपने जो चीज़ें बताई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं जी। क्योंकि किसान भाइयों को अब जैसे कि रबी सीज़न आगमन हो चुका है, रबी सीज़न में तैयारी किस प्रकार करना है, प्रमुख आदान कौन कौन से हैं, उनकी व्यवस्था कैसे करना है, विभागीय रूप से आपको किस तरीके से आपको अनुदान मिलेगा, विभागीय रूप से किस तरीके की सहायता मिलेगी, ये तमाम जानकारियाँ आपको किसान भाइयों आज यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने को मिली है। और वक्त हो चुका है अब आपसे विदा लेने का क्योंकि समय जो है वो रुकता नहीं है और महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उम्मीद है आपको समझ में आई गई होंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही, अगले में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।